नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11. फिगर shows the xt graph of the particle. So find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. ये अपने से पूछा गया है. तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो अब पार्टिकल अगर यहाँ से चला तो यहाँ से सेम पोजीशन पे जब पार्टिकल आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये वाला पोजीशन, तो इस समय जो टाइम है उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी इस टाइम पीरियड में 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन से निकालना होगा. ये 10 है, यहाँ पे 15 आएगा, तो ये अराउंड 12 पॉइंट समथिंग आएगा. तो अपन बोल सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 12 सेकेंड भी एवरेज जो होगा वो 0 होगा. ये पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, तो जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, तो पार्टिकल का क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 ही होगा. तो आंसर जो होगा वो अपना 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर. फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at point B. मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब किसी पॉइंट पे हम इनिशियल से पोजीशन फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट को मिलाने वाला कर्व होता है. तो अगर हम डायरेक्शन सेम रखना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई भी अपने पास लेट से कि इस टाइप से कुछ कर्व है, तो अगर हम इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये इसका डायरेक्शन होता है v का डायरेक्शन. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट के बीच का, लेट से कि ये पॉइंट बी है, इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो क्या होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट अपन ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वी एवरेज का. तो अब यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट से हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, और इस पर टेंजेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर कि ए पॉइंट से मैच करेंगे उसका डायरेक्शन, मतलब सीधा ए पॉइंट से आप इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो पॉइंट होगा वही अपना उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बराबर होगा. तो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से, तो ये अपना जो है ये वाला पॉइंट हो जाएगा. तो अब अपने से पूछा है कि पार्टिकल ट्रेवल अराउंड द सॉलिड कर्व, फाइंड अप्रॉक्सीमेट पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल. तो पोजीशन बी पार्टिकल का क्या है? तो ये वाला पॉइंट है. इसमें भी अप्रोक्सीमेशन से ही हमें करना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा. तो देखिए आप इसको अपन देख सकते हैं कि ये जो है कुछ 3 और 5 के आसपास में आ रहा है. तो पॉइंट अगर हम देखेंगे पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा? 5,3. 5 जो वाई एक्सिस है, 3 वाई एक्सिस है. इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं. जब भी कर्व दिया हुआ पूछा कि अगर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो आप बस उस पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम होगा. इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट. इट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम मतलब जब आप एक्शन लेते हो कोई भी चीज़, मतलब प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, तो कितना टाइम के बाद वो आप रिएक्शन ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम. तो आपने कुछ देखा, जब तक आप हाथ बढ़ाओगे या फिर कुछ करोगे ब्रेक अप्लाई करने के लिए, तो उसमें जो टाइम लैप्स होता है वो 0.2 सेकेंड का है. इफ ही इज ड्राइविंग द कार एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, to find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on. तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? आसान सा सवाल है.
पार्टिकल जो है वो पहले हम लोग लिख देते हैं यू जो है वो कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल वेलोसिटी था। अब पार्टिकल जब तक उसने ब्रेक अप्लाई करा तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट था 15 मीटर पर सेकेंड से, और ब्रेक लगाया 0.2 सेकेंड में, तो एस इक्वल्स टू वी टी, तो हम इसको मान लेते हैं S1 इक्वल्स टू वी टी, जो कि हो जाएगा v कितना है अपना 15 और टाइम है 0.2, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 टू 30, तो ये हो जाएगा 3 मीटर के बराबर। 3 मीटर तो डिस्टेंस इसने कवर कर लिया जब तक इसने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने के बाद भी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा है, तो a इक्वल्स टू क्या है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ब्रेक लगाने के बाद v जो है वो फाइनल जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं S2 मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो यहाँ से अपने पास v जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू u का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एस, एस हमें निकालना है, तो यहाँ से अपने पास s का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 12, जो कि बराबर आ जाता है 18.75 मीटर के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 प्लस, इसको हम लोग मान लेते हैं S2, S1 प्लस S2, तो 18.75 प्लस 3 विच इज 21.75, अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत लोगों का आंसर जो है 18.75 तो आ जाता है, 18.75 आपका आ जाएगा, बट ये 3 मीटर ऐड करना वो सब भूल जाते हैं, तो ये 3 मीटर ऐड करना होगा हमें। 36, so question number 36, it says figure shows a 11.7 feet wide ditch with the approach road at the end of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. तो अब क्या होगा, देखिए बाइक है यहाँ पर और बाइक को डिच को परफेक्टली जंप कराना है, तो अगर इसका लेट से कि आगे वाला पार्ट अगर यहाँ पे जंप करता है तो क्या बाइक सेफली जंप कर सकता है डिच को, क्या पीछे वाला पार्ट यहाँ आएगा तो ये पीछे स्लाइड कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेफली जंप करने के लिए रेयर विंड जो रेयर व्हील है, पीछे वाला व्हील है वो यहाँ आना चाहिए और फ्रंट व्हील यहाँ आना चाहिए। तो टोटल बाइक का लेंथ जो वो 5 फीट है, तो टोटल डिस्टेंस जो ये जंप कर रहा है वो कितना कर रहा है 11.5 प्लस 5, तो टोटल डिस्टेंस जंप्ड कितना होना चाहिए 11.7 प्लस 5 विच इज 16.7, 16.7 फीट जंप करना पड़ेगा इसको। और अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, थीटा जो है वो 15 डिग्री है, और पूछा गया कि उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो फीट में बात करें तो जी का वैल्यू फीट में कितना होता है, जी इक्वल्स टू 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर,
तब हमें पता है रेंज क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। यहाँ पे रेंज कितना है 16.7 फीट के बराबर, तो 16.7 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ मतलब 15 का 2 तो 30 डिग्री डिवाइड बाय 32.2। इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास u का वैल्यू जो आ जाता है इक्वल्स टू रूट अंडर 16.7 इंटू 32.2 डिवाइड बाय 1/2 विच इज नथिंग बट 32.79 फीट पर सेकेंड। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 37 इट सेज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ जिसका हाइट 171 फीट है थ्रोज ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? ये हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में ब्रेक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा समझते हैं अपन। ये क्या कर रहा है, इसको डायरेक्ट एम करता हुआ थ्रो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया u। डिस्टेंस इसका हॉरिजॉन्टल से कितना दिया हुआ है 228 फीट और हाइट है 171 फीट। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट अंडर 171 स्क्वायर प्लस 228 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपके पास 285 फीट के बराबर। और वैसे ही अगर आप देखो डायरेक्ट टेन थीटा भी निकालोगे, ये एंगल अगर मान लेते हैं हम लोग थीटा है, तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो टेन थीटा अपन निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 171 डिवाइड बाय 228। थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाता है 37 डिग्री के बराबर। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया u साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में u कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे बस लगा दो अपना जितना टाइम इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आने में लगा है उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना टाइम लगा सरफेस पर आने में, तो अपन क्या करेंगे इसमें कहाँ गया पेन, फॉर एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी वाई इंटू टी का स्क्वायर। डाउनवर्ड्स को हमने पॉजिटिव मान लिया चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, कंपोनेंट भी नीचे की ओर है, तो अपना आसान रहेगा। तो एस वाई कितना हो रहा है 171 इक्वल्स टू यू वाई कितना है यू कॉस 37 यू साइन 37 डिग्री और यू था अपना 15 फीट पर सेकेंड। तो यू साइन 15 साइन 37 जो है वो हो जाता है 9 फीट पर सेकेंड के बराबर, और यू कॉस 30 हो जाता है अपने पास 15 इंटू 4/5 तो 12 फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे यू वाई कितना है 9 इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अब ये फीट में लिखना है अपने को, तो फीट में कितना होता है वैल्यू 32.2 इंटू टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है अपने पास टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब टाइम पता है
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितना कवर किया, तो एस एक्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है 12, तो 12 इंटू 3, तो ये हो जाता है 36 फीट के बराबर। तो 36 फीट इसने डिस्टेंस कवर किया। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 36 फीट, ये आंसर नहीं है अभी। इसने पूछा है कि हाउ शॉर्ट फ्रॉम द हाउ शॉर्ट विल द पॉकेट फॉल। तो ये डिस्टेंस अपने से लेट से कि ये पार्टिकल यहाँ से गया और कुछ इस टाइप से जाता हुआ यहाँ पे ये गिर जाता है, तो ये कितना डिस्टेंस, कितना शॉर्ट फॉल किया, ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया। लेट से ये डिस्टेंस एक्स है अगर, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल 228 माइनस 36, तो ये आ जाएगा अपने पास 192 फीट के बराबर। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा गया है कि ए बॉल स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल straight upwards. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? तो ये इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से कार्ट चल रहा है। इसका एक्सीलरेशन जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर एक बालक खड़ा है जिसने कि बॉल को ऊपर की ओर फेंकाया, ऊपर की ओर इसका स्पीड है u इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि जब बॉल वापस नीचे आएगा तो कितने, इसका कार्ट का हाइट हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो कितना पीछे बॉल गिरेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम निकाल लें कि बॉल कितने देर तक हवा में रहा, उतने टाइम में इस कार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उतना ही बॉल पीछे गिरेगा। कि बॉल ऊपर जब फेंका गया, वेलोसिटी कार्ट का इनिशियली कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग रेस्ट में मान लेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉल। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉल, तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू, या फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है और u है अपना, इसको लिख सकते हैं यू टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि g का वैल्यू रखेंगे माइनस जी, तो इधर आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, या फिर यहाँ पे आप लिख लो इसको, चलो तो इधर आया कैंसिल हो गया यहाँ से। तो टी से टी, एक तो टी जब 0 रहेगा तब दोनों का पोजीशन सेम रहेगा, एस जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब बॉल जहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है वापस यहीं पर आ जा रहा है, तो एस 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल में, जिस तरह से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं उस टाइप से अपना निकाल सकते हैं। टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा यहाँ पे 90 है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो 2 इंटू यू का वैल्यू है 9.8, जी का वैल्यू भी 9.8 ले लेते हैं, तो अपना टाइम जो है वो 2 सेकेंड के बराबर आ जाता है। अब टाइम 2 सेकेंड आ गया है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से बॉल ड्रॉप्स बिहाइंड बाय एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू टी का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास 2 मीटर के बराबर। तो बॉल जो है कार्ड से 2 मीटर बिहाइंड गिरेगी, ये आंसर हो जाएगा। We have a question number 42. It says a staircase contains 3 steps each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? मतलब यहाँ से बॉल ये रोल करेगा तो मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए हॉरिजॉन्टल ताकि ये डायरेक्ट इस पर लैंड करे। देखो अगर ये पार्टिकल
यहाँ से आता हुआ कुछ इस टाइप से अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद कहीं भी गिरे, यहाँ गिरे या यहाँ गिरे, कहीं भी गिरेगा तो वो लोअर प्लेन पर ही हिट करेगा। तो अपने को मिनिमम पूछा है तो मिनिमम क्या करेंगे अपन, इसके लिए रेंज कितना चाहिए, 2 स्टेयरकेस के विड्थ के बराबर, जो कि हो जाएगा 0.4 मीटर। और हाइट कितना हो गया, ईच स्टेयरकेस 10 सेंटीमीटर है तो हाइट हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर जितने टाइम में ये कवर करेगा उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी कवर करना पड़ेगा, तभी ये लोअर स्टेयरकेस पे हिट करेगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मोशन के लिए देख लेते हैं। इसमें आप 2-3 मेथड से कर सकते हो, या एक तो रेंज और हाइट में जो रिलेशन होता है उससे कर सकते हैं, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कर सकते हैं, और ये वाला कर सकते हैं अपन। तो तीनों में आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हम पहले लिखते हैं यू वाई क्या है 0, ए वाई क्या है जी के बराबर, एस वाई क्या है 0.2 मीटर। तो हम निकाल सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एस का वैल्यू क्या है 0.2 इक्वल्स टू यू इनिशियली क्या था 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इस साइड ले आएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.04। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड आ गया अपना। तो अब इतने ही टाइम में बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.4 मीटर कवर करना होगा। तो हम लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एस इक्वल्स टू, यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है नहीं रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू वी टी या यू टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि u इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस कितना है अपना 0.2 और सॉरी एस कितना है 0.4। तो 0.4 इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो मिनिमम 2 मीटर पर सेकेंड से अगर हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट लोअर केस पे स्टेयरकेस पे हिट करेगा। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। So hi, we have a question here. Question number 43. It says a person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws the ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck and as seen from the road. तो ये दो केस अपने पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रक है एक जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 14.7 मीटर पर सेकेंड, एंड ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है जो कि है अपना 58.8 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तब तक में इसके ऊपर जो एक आदमी खड़ा है उसने बॉल को कुछ थ्रो किया, और वो बॉल जब तक में वापस ट्रक पे आता है तब तक पोजीशन ऑफ आदमी जो है वो बॉल के नीचे आ जाता है। मतलब आदमी ऊपर बॉल थ्रो कर रहा है, फिर से वापस बॉल उसके हाथ में आ जा रही है। मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एज सीन फ्रॉम ट्रक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रक ने डिस्टेंस मूव किया है 14.8 मीटर। तो टाइम टेकन अगर हम देखेंगे तो टाइम टेकन कितना हो गया, कितना टाइम लग गया, एस अपॉन भी जो कि है 58.8 डिवाइड बाय 14.7। इसको जो सॉल्व करते हैं तो आ जाता है अपने पास 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ट्रक इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बॉल हवा में 4 सेकेंड तक ही रही है, और जब ट्रक पर जो आदमी है वो देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड गई है, तभी तो वापस उसके हाथ में आ गई। अगर कुछ एंगल पे जाएगी तो उसके वापस कैच नहीं कर सकता है वो। और ये ऑब्जर्वर बी है और ये है ऑब्जर्वर ए। तो ए के रेस्पेक्ट में बॉल चूंकि वर्टिकली अपवर्ड गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का जो है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, 4 सेकेंड। तो जब बॉल ऊपर जा रहा था तो टोटल कितना टाइम तक, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लग गया है, 2 सेकेंड का। तो हमें पता है यू क्या होगा, यू हमें निकालना है, भी हो जाएगा 0 और टाइम इक्वल्स टू
टाइम ऑफ लाइट डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड इन गोइंग अपवर्ड। तो यहाँ से हम u का वैल्यू निकाल सकते हैं। u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस 80, तो u इक्वल्स टू 80 के बराबर, मतलब यहाँ पे आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी टी के बराबर, तो 10 इंटू 2 तो 20 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। या फिर अपन पॉइंट में दिया है तो 9.8 ले सकते हैं, 10-20 भी लेंगे तो थोड़ा सा आंसर में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब आदमी ट्रक से देख रहा है तो उसके केस में क्या दिखेगा, बॉल है ऊपर की ओर जा रहा है, यू वाई जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। बॉल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। अब केस बी केस में अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि रोड से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में बॉल के पास क्या क्या वेलोसिटी हो गया, वी एक्स इक्वल्स टू जो ट्रक के पास वेलोसिटी था सेम वेलोसिटी बॉल के पास था 4.7 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, या अपना 9.8 ले लेते हैं जी का वैल्यू 9.8, तो ये आ जाएगा अपने पास 19.6 के बराबर, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अपन लिख लेते हैं क्योंकि कैंसिल होकर सीधा आंसर लाने में आसानी होगी। तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, तो 19.6 डिवाइड बाय 14.7। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, और थीटा 53 आ गया है, और यू एक्स यू वाई पता है तो वी एक्स भी पता है, तो वी निकाल सकते हैं, वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। या फिर अपन लिख सकते हैं u निकालने के लिए u कॉस थीटा जो था वो 14.7 के बराबर था, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं u इक्वल्स टू 14.7 डिवाइड बाय कॉस 53 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है अपना 24.42 मीटर पर सेकेंड। 20 है और ये 14 सॉरी 42.42 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी टोटल। और एंगल जो है वो है 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये अपना हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 43। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 14 डिवाइड बाय 24.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। और इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। So next is question number 44. It says the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. तो ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। तो इस पे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बैट्समैन लेट से की है जो कि 1 मीटर हाइट से बॉल को हिट कर रहा है, और बॉल स्टेडियम जो स्टार्ट हो रहा है उसका डिस्टेंस है, यहाँ से लेट से कि स्टेडियम स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट बेंच है, फिर ये सेकेंड बेंच है, फिर ये थर्ड बेंच है, फिर ये फोर्थ बेंच, 5 बेंच, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब लेट से कि ये बॉल हिट किया इसने और बॉल जाके कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको।
बॉल ये गया यहाँ से कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे चेंज ब्रेक करके फिर एक एक स्टेप के लिए निकालें तो वो काफ़ी लेंदी होगा और उसमें गलती होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कर लेते हैं। बॉल का पहले इनिशियल क्या था एंगल, थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, यू इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट स्टेप का डिस्टेंस जो था बैट्समैन से वो था 110 मीटर का। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू को लिख लेते हैं, थीटा 45 दिया हुआ है। और अब यहाँ पे लेट्स से कि वाई को इस पॉइंट का नाम हम लोग रख सकते हैं वाई कोमा एक्स। तो वाई कोमा एक्स पे अगर बॉल हिट कर रहा है तो वाई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से कि nth बेंच है ये, जहाँ पे हिट किया बॉल ने ये nth बेंच है। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट बेंच देखो 1 मीटर का है और बॉल का हाइट ही 1 मीटर से थ्रो किया है, तो बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया है वाई के लॉन्ग। तो वाई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू 1, ये हो गया y का वैल्यू। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करते हैं, y इक्वल्स टू क्या होता है, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे सबका, तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स, थीटा कितना है 53 डिग्री, हाँ तो थीटा दिया हुआ अपने पास 53 डिग्री का, तो 1053 कितना होता है 4/3, तो x इंटू 4/3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन u का वैल्यू 35, तो 35 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 57 हो जाएगा 3/5, तो 9 इंटू 5। इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है अपने पास y इक्वल्स टू 1.33x माइनस 0.0133 एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे जो एक लाइन हम ड्रॉ करें इस सीढ़ी को, इस स्टेडियम में बेंच को टच करता हुआ, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगा। अब इसमें हर एक स्टेप 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर हाइट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, फॉर लाइन अलोंग बेंच, ये क्या होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब y का वैल्यू जब हम इस लाइन को देखेंगे तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं 1045, m क्या है 10 थीटा, 1045 क्या होता है 1, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब y 0 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 110, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 110। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा y प्लस 110। अब इस ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन निकाल सकते हैं y का वैल्यू, तो y इक्वल्स टू आ जाता है अपना 4.34 समथिंग आता है। तो अब हमें पता है कि y हमारा क्या था इस वाले इक्वेशन से 4.34 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू क्या हो गया 5.34, मतलब 5 से ज़्यादा, फिफ्थ बेंच से ज़्यादा, और तो मतलब ये क्या हो गया सिक्स्थ बेंच पे, तो बॉल विल हिट ऑन
6th बेंच। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। Hi, so we have a question here, question number 45. It says a man is sitting on a shore of a river. He is in the line of 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he throws the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angle of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level. तो ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आदमी शोर पे, लेट से कि ये शोर है, यहाँ पे बैठा हुआ है और बोट कुछ इस टाइप से यहाँ पर है और बोट के सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो 5.5 मीटर दिया हुआ है। ये है 5.5 मीटर। तो आदमी जब प्रोजेक्टाइल थ्रो करेगा तो देखो अब, या तो प्रोजेक्टाइल वो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे आया था, ये हमने मान लिया है कि ये हाइट जो काफ़ी कम है तो ऑलमोस्ट शोर के बराबर ही है, तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आए। दोनों केस में बोट के अंदर इस रेंज में अगर प्रोजेक्टाइल का रेंज रहेगा तो वो बोट के अंदर गिरेगा, बाकी टाइम बोट के बाहर गिर जाएगा अपना थ्रो जो कर रहा है वो। एप्पल बाहर गिरेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब मिनिमम के लिए देखेंगे हम लोग, आर क्या चाहिए, आर का वैल्यू 5 से 6 मीटर तक चाहिए, इस रेंज में आर चाहिए। तो फॉर 5 मीटर पहले अपन देख लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 10। यहाँ से थीटा का वैल्यू है वो आ जाता है अपना सॉल्व करने के बाद 15 डिग्री और 75 डिग्री। मतलब थीटा अगर 15 से फेंकते हैं या 75 से फेंकते हैं तो रेंज जो है वो 5 के बराबर हो जाता है। उसके बाद जब r इक्वल्स टू 6 लेंगे अगर हम लोग, तब क्या होगा, r इक्वल्स टू 6 के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। यहाँ पे r का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा एंगल से इसने थ्रो किया है, डिवाइड बाय 10। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा का वैल्यू आ जाता है 18 डिग्री और 71 डिग्री। 18 डिग्री और 71 डिग्री, तो ये दो एंगल रहेगा तो रेंज उसका 6 मीटर के बराबर होगा, मतलब बोर्ड के इस एंड पे वो गिरेगा। तो इस बीच वाले रेंज के लिए हम लोग एक एक वैल्यू रेंडम चूज करके देख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री टू 18 डिग्री एंड 71 डिग्री टू 75 डिग्री। इस रेंज में अगर हम फेंकेंगे तो बोर्ड के अंदर गिरेगा, बाकी में बोर्ड से बाहर गिर जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में बोला गया है ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ए बोट इज सेलिंग at a horizontal at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? इसमें क्वेश्चन बोला है कि 400 मीटर वाइड रिवर है। तो लेट्स से कि अब मैं ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिवर है जिसका कि विड्थ है 400 मीटर एंड रिवर फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ए बोटमैन जो कि विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड।
और ये जा रहा है किधर, परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब इस डायरेक्शन में ये बोट जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इधर जा रहा है। तो ग्राउंड से कोई आदमी देखेगा अगर तो उसको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है और वाटर का इधर फ्लो कर रहा है, तो वो बोट कुछ इस टाइप से इधर जाते हुआ दिखेगा उसको। इस पॉइंट पे आके बोट यहाँ पे रुकेगा अपोजिट किनारे में। तो बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो सबसे पहले ए पार्ट में बोलते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट एंड क्या हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इस वेलोसिटी जो बोट का है वो रिवर के परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का। तो इसी वेलोसिटी की वजह से बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस करने में यही वेलोसिटी हेल्पफुल है। तो टाइम निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये चूंकि डायरेक्ट इसी एंगल पे जा रहा है तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से आंसर आ जाता है 40 सेकेंड के बराबर। तो 40 सेकेंड में ये अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। फिर बी पार्ट में बोला है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच। तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, मतलब पहुंचना चाह रहा था यहाँ, बट चूंकि रिवर भी फ्लो कर रही थी तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। लेट से ये एक्स है, तो अगर हमें एक्स पूछा गया है तो कितने टाइम तक बोट पानी में रहा, उतने टाइम ही पानी बोट को ड्रिफ्ट करवा पाया। तो ड्रिफ्ट हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट इक्वल्स टू टाइम टेकन कितना है 40 सेकेंड, और वेलोसिटी इसका बोट का इसमें चलो आप देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 10, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो 10 जे कैप प्लस 2 आई कैप ये था, इसकी वजह से ही ड्रिफ्ट आया है। तो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वी एक्स इंटू टाइम टेकन, तो 2 इंटू 40 इक्वल्स टू 80 मीटर का ड्रिफ्ट आ जाएगा। आसान सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। सो वी हैव ए क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 49। इट सेज एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे due 30 degree east of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter. Find the direction in which the plane should head the plane to reach the point B. Find the time taken by the plane to go from A to B. ये पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान कम टाइम टेकिंग मेथड है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स से कि ये अपना क्या हो गया, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। अब पॉइंट ए अपना ये है और पॉइंट बी है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये है पॉइंट बी। अब विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब पायलट को अगर पॉइंट बी पर जाना है, अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डायरेक्ट हेड करके चलेगा, तो चूंकि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग नॉर्थ 20 और ऐड हो जा रहा है, तो वो कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा, पहले बी से पीछे पहुँच जाएगा, एग्जैक्ट बी पे नहीं पहुँच पाएगा। तो इसको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसके वजह से विंड कुछ इसको शिफ्ट करेगा नॉर्थ की तरफ, तो ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो लेट्स सी ये एंगल जो है वो फाई है। तो अब हम अगर लिखना चाहें, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये होता है। अब इसका कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। इसको क्या करते हैं अपन कि अगर ए से बी तक पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो अगर हम इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को अलोंग ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी ब्रेक कर लें तो अपना काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके लिए अपन दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। तो अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये अपना हो गया इसके ए बी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री और एक हो गया ए बी की तरफ। तो
अब अगर इसमें प्लेन को ड्रिफ्ट नहीं करना है AB के लॉन्ग, तो वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा, ये देखो आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो इधर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड बी साइन फाई। तो अब प्लेन को पॉइंट एग्जैक्ट बी पर पहुंचना है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बी साइन फाई। अब बस वैल्यू पुट करना है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 20, तो 20 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना था 150, तो 150 इंटू साइन फाई। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 31/2 होता है, तो साइन फाई इक्वल्स टू 1/15, सो वी कैन कैलकुलेट फाई इक्वल्स टू साइन यूनिवर्स 1/15। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 समथिंग आता है, काफ़ी छोटा वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा अपना डायरेक्शन। तो पार्ट ए का ये हो गया आंसर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साइन यूनिवर्स 1/15 टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम AB लाइन से साइन इनवर्स 1/15 टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ ये प्लेन फ्लाई करेगा तो एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंच सकता है। ये हो गया पार्ट ए के लिए। अब पार्ट बी के लिए हम देखेंगे तो पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस AB के बीच का कितना था डिवाइड बाय इसके लॉन्ग कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो VW कॉस थीटा वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कॉस फाई। अब कॉस थीटा तो थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अब कॉस फाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना होगा, यहाँ पे साइन साइन इनवर्स 1/15 जो है वो थीटा का वैल्यू है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री के बराबर आता है। तो या तो आप चाहें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ये एंगल हो गया फाई और ये हो गया 1 और ये हो गया 15। तो cos थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो इसका वैल्यू x अगर लिखना चाहें x इक्वल टू क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस 1, तो अप्रोक्सीमेटली 15 के बराबर ही आ जाएगा। तो cos फाई का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा, तो हम लोग 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड cos फाई। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो d कितना है 500 किलोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 20 इंटू cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस प्लेन का विंड के रिस्पेक्ट में है 150 इंटू cos फाई कितना हो गया 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, अब 20 इंटू √3/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू √3, तो √3 होता है 1.73, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कितना 17.3 प्लस 150, तो ये आ जाता है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 167.3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3000 सेकेंड के बराबर आ जाता है। तो t इक्वल्स टू 3000 सेकेंड को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाता है कितना 50 मिनट के बराबर। तो टाइम टेकन टू फ्लो फ्रॉम A to B जो होगा वो 50 मिनट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। So we have question number 51. It says suppose A and B in the previous problem changes their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A?
तो इस केस में क्या हुआ, पहले क्या कर रहा था, वो एक दूसरे का पोजीशन चेंज किया था, ए यहाँ था और बी यहाँ था। अब इस केस में क्या हुआ है, उसने ए यहाँ पर है, लेट से कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर आ गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो साउंड यहाँ पर जब इसने ड्रम को पीटा है तो ड्रम से साउंड तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से साउंड आगे बढ़ रहा होगा। तो जो साउंड यहाँ वाला है और विंड जो है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है जो कि इक्वल टू यू के बराबर है। तो जो साउंड ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा वो कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो जो साउंड यहाँ आने वाला था वो ड्रिफ्ट होकर के वो साउंड इसको सुनाई देगा। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो रिजल्टेंट जो होगा वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी एस स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया टाइम लैग कितना है जब ड्रम बीट किया है और उसके दिखने सुनने में, तो टाइम लैग जो हो जाएगा वो है डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, एक्स का, तो एक्स अपॉन वी रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड v, each particle maintains a direction towards the particle at the next corner, calculate the time the particles will take to meet each other। ये हमसे पूछा गया है, काफी अच्छा सवाल है ये। इस टाइप का क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन में भी है, उसमें दिया हुआ था क्या, ट्रेंगल है उसमें घूम रहा था पार्टिकल, इसमें क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। तो अपन रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं एक, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाते हैं अपन। ये कुछ इस टाइप से हर एक पार्टिकल जो है आप एक दूसरे की तरफ जाना चाह रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसके तरफ जा रहा है, ये इसके तरफ। कुछ टाइम बाद जैसे ये यहाँ पे पहुँच गया तो ये कुछ इस टाइप से घूम के फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसका साइड जो है वो दिया हुआ है, वेलोसिटी है इसका v एंड साइड a दिया हुआ है। तो अब हम अगर बात करें, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है b के रिस्पेक्ट में। अब b के ऊपर बैठ जाओ तो b का वेलोसिटी a पे चिपका देते हैं अपन, तो v वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा, इसका x के अलोंग, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो इधर क्या है इसका v कॉस, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, चूंकि हेक्सागन है तो v कॉस 60 डिग्री, तो अपने पास क्या हो जाएगा v माइनस v कॉस 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v माइनस v और कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो v/2, ये आ गया कि अपना क्या v/2 के बराबर, कॉस 60 v/2 और सेपरेशन इसके बीच का a है, तो अपने यहाँ से निकालना है, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। तो अब मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पार्टिकल को डिस्टेंस कितना है a, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा a अपॉन v रिलेटिव, तो v रिलेटिव क्या है v/2, तो a अपॉन v/2, ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन v के बराबर, ये हो जाएगा अपना आंसर। वैसे अगर सोचोगे सिर्फ इमेजिनेशन करने में लग जाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है ये, बट अपन सिंपली बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है ये, तो ये अपना सवाल था। ये अपना कंप्लीट हुआ HCV चैप्टर 3rd। वी विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।